आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। बांग्लादेश आ गया घुटनों पर। बांग्लादेश ने अब भारत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मियाँ मुज्जू मालदीव वालों ने गिड़गिड़ाना महीने 2 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। कारण दोनों के एक ही हैं, क्योंकि आखिरकार तो भाई रोटी खानी पड़ती है, आखिरकार तो बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, धंधा चाहिए। बिना इसके तो कोई देश चल नहीं सकता। भले ही जमाते इस्लामी वाले और अंसार बांग्ला टीम वाले ये कहें कि भाई जो है दुनिया यहाँ नहीं है, जो कुछ है ज़िंदगी जो है वो आखिरत के बाद शुरू होती है। इसलिए इंसानों, मर्दूदों, मुनाफिकों, इस ज़िंदगी में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश ना कर। जो भी चीज़ अच्छी होती है, चाहे वो हूरें हों और चाहे वो शराब की नहरें हों और चाहे वो अंगूरों के बाग हों, वो सारे के सारे तुमको जन्नत में मिलेंगे, अगली ज़िंदगी में मिलेंगे। तो वो अगली ज़िंदगी की ख्वाहिश दिखाते-दिखाते ही इस ज़िंदगी को बर्बाद करने का काम जो है, वो ज़्यादातर इस्लामी जमातें करती हैं। और इसका जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, अगर कहीं देखना है तो आप अफ़गानिस्तान में देख सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान में जो आधी आबादी है, वो तो पूरी तरह से क़ैद है, वो बुरक़े में क़ैद है और बुरक़ा भी वो शटलकॉक का जिसमें आप किसी की आँखें भी नहीं देख सकते। आँखें भी केवल है इतना-सा उसमें एक, कुछ लोग तो वो स्लिट बोल देते हैं और कुछ जो है वो पर्देदारी वाला वो डाल देते हैं एक, जिस तरह से वो मच्छरदानी वाला होता है, उस तरह का कपड़ा लगा के वहाँ पर भाई आप जो है बाहर से नहीं देख सकते। पता नहीं कि कहीं आँखें देख लोगे या बाल देख लोगे या यहाँ से खुला हुआ जो है अगर आप इतना-सा उनका हाथ देख लोगे या पैर देख लोगे तो पता नहीं कौन-सा ज़लज़ला आ जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो इस्लामी तंज़ीमें हैं वो यही कर रही हैं। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी जिसको हम कहते हैं अमीरात, वो तो अब इससे बाहर निकल रही हैं, क्योंकि अमीरात ने तो यहाँ तक कर दिया है भई, ये बांग्लादेश वाले पता नहीं क्या करेंगे जब उनको ये पूरी तरह से इल्म होगा कि भई जो उनके अब्बा हैं, यानी सऊदी अरब वाले, आखिरकार सऊदी अरब वाले ही तो मक्का मदीना के मुहाफ़िज़ हैं। मक्का मदीना की हिफाज़त जो है वो सऊदी अरब के हवाले है और कुरान भी, जैसा कि कहा जाता है, यानी कि जैसा कि इस्लाम में मान्यता है कि भई कुरान भी वहीं से निकली, मक्का वहीं, मदीना वहीं, कुरान वही, तो वही तो है ना अब्बा। तो अब्बा हुज़ूर ने क्या किया है कि उन्होंने अपने जो निसाब यानी जो उनका जो सिलेबस है, जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता था, उसमें से कुरान की बहुत सारी आयतें जो हैं वो हटा दी। वो आयतें जो ख़ास तौर से, चूँकि उनका जो इतिहास है, वो इतिहास ये है कि भई सऊदी अरब जो था, वो एक प्रकार से यहूदियों का ही देश हुआ करता था। वहाँ अधिकतर यहूदी या फिर मूर्ति पूजक, जिनको ये लोग बहुदेववादी या मुशरिकीन कहते हैं, वो वहाँ हुआ करते थे। और इनका जो कॉम्पिटिशन बाद में हुआ इस्लाम का, वो इन्हीं यहूदियों से इसलिए हुआ क्योंकि यहूदियों का कहना था कि भाई ये तुम्हारी जो कपोल कल्पना है कि तुम्हारा कोई नया नबी आ गया है, वो हम नहीं मानते। नबी तो हमारा वही पुराना है, हम वो मूसा के हिसाब से ही चलेंगे। तो इसके लिए आप जानते हैं कि जो भी हिदायत ना माने वो दुश्मन होता है। तो सबसे पहले जो गैर हिदायती थे, जिन्होंने हिदायत इनकार की, वो यहूदी थे। तो यहूदियों से नाराज़गी हो गई। अब बांग्लादेश वाले जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो वही जो पुराना जो है हिसाब-किताब अरब वाला। अब अरब वाले भले जो हैं, वो अरब से या अरब की
जो पुरानी रिवायतें हैं उनसे निकलना चाहते हो, हम अब असली अरब हैं। अब हम अरबियों को, अरबों को हम सिखाएँगे कि असली इस्लाम क्या है। ये तो इनकी है, क्या कहें, हिमाकत। इस पर चलते-चलते मोहम्मद यूनुस जी जो हैं, उन्होंने शुरुआत में आपने देखा हो कि अधिकतर जो टेररिस्ट थे जिनको शेख हसीना ने कैद करके रखा हुआ था, उनको सबको दिया छोड़। और जब उनको सबको दिया छोड़ तो उन्होंने जो है वो हंगामा मचाना शुरू ही करना था, तो हंगामा मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है वो फैक्ट्रियों को आग लगानी चालू कर दी। अब फैक्ट्रियाँ अगर मान लीजिए किसी अवामी लीग के बंदे की थी, तो वो अवामी लीग का बंदा हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहा था, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनको तो फैक्ट्री में आग लगानी थी, तो लगा दी। इसी तरह से उनको कत्लेआम मचाना था, तो उन्होंने मचा दिया। उसमें जो है वो अवामी लीग वाले आए सामने, चाहे उसमें हिंदू सामने आए, जो भी आए, जो पूरा एक प्रोडक्टिव सेगमेंट था, वो डर के छुप गया। अब ये कमीने और जाहिल किस्म के लोग जो हैं, वो सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों से लूट रहे हैं और हमारे मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, वो वहाँ बैठे-बैठे जुगाली कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो एक अजीब ही बेवकूफ़ किस्म के, अहमकाना किस्म के बंदे हैं, जो यूएस के फेवरेट हैं भाई। यूएस ने उनको नोबेल प्राइज़ दी थी। नोबेल प्राइज़ इसलिए दी थी कि उन्होंने एक ग्रामीण बैंक बना के और अच्छा खासा मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा चलाया था। और वो मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा भी चलाया था किसके हिसाब से? वो चलाया था यूएस के हिसाब से। तो यूएस अपने मनी लॉन्ड्रर को इसी तरह से लेजिटिमाइज़ करता है, उनको पैसे-वैसे देता है। हमारे यहाँ भी देखिए, और कुछ नहीं, नोबेल प्राइज़ नहीं तो मैग्सेसे अवार्ड तो दे ही दिया। जो-जो मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं भारत के, उनको सबको देख लीजिए, सारे के सारे यूएस डीप स्टेट के एजेंट हैं। तो मोहम्मद यूनुस भी यूएस डीप स्टेट के एजेंट हैं। और वहाँ उन्होंने मैनेज कर लिया और यूनुस को बैठा दिया ये सोच के कि भई यूनुस जो है वो हमारे हिसाब से काम करेगा, हम इसको डिक्टेट करेंगे, जैसे-जैसे कहेंगे वो करता रहेगा। अब उनको पता चल रहा है कि वो तो किसी लायक ही नहीं है। ना कोई उसकी सुनता है, ना उसकी कोई हैसियत है कि वो किसी को सुना सके, किसी से कुछ काम करवा सके। उसने जिन लोगों को अपना कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, वो भी नहीं सुनते उसकी। जो जमात-ए-इस्लामी और अंसारुल बांग्ला टीम जिनको उसने अभी-अभी उनके टेररिस्ट को छोड़ा, वो भी नहीं सुनते उसकी। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो यहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम करना है और इस्लामी निज़ाम कायम करने वाले जो हैं, वो होंगे कोई 10-20% होंगे, अधिक से अधिक, इससे भी कम हो सकते हैं, अधिक तो नहीं हो सकते। सबसे बड़ी पार्टी आज भी वहाँ अवामी लीग है, मैं कई बार कह चुका हूँ। और अवामी लीग जो है वो इनकी बदमाशियाँ ज़्यादा दिन तक चलने नहीं देगी। वो रीग्रुप हो रहे हैं और रीग्रुप हो गए पूरी तरह से। उस दिन से आप देखिए यहाँ सिविल वॉर शुरू होने वाला है। अब भाई साहब जो है यूनुस जी, उन्होंने शुरू में बड़े शगुफ़े फेंके साहब, बड़े शगुफ़े फेंके। पहले उन्होंने कहा कि भई ऐसा है कि देखिए ये जो खित्ता है, ये जो रीजन है, इसमें किसी को भी बिग ब्रदर बनने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, इजाज़त तो तुम क्या दोगे यार? तुम्हारी किसी को इजाज़त चाहिए ना, ये तो फैक्ट है ना कि भारत जो है, वो तुमसे कोई 15 गुना बड़ा है एरिया में और तुमसे 8-9 गुना बड़ा है आबादी में। तो ये तो एक फैक्ट है, ये तो तथ्य है। इसमें तो तुम क्या कर सकते हो? ये भी तुम कुछ नहीं कर सकते कि तुम्हारी जो $400 बिलियन की जो इकोनॉमी है, वो भारत के बिना चल नहीं सकती, क्योंकि तुम जो इंडस्ट्री जिसके बेसिस पे तुम खड़े हो, वो भारत से कपास का धागा, यार्न आयात करके ही चलती है। अगर भारत आपको वो धागा देने से मना कर दे, तो आपकी वो इंडस्ट्री नहीं चल सकती जिसके बल पर आप सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं और जिसके बल पर हसीना ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से बेहतर इकोनॉमी बना दिया। पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ जैसा चाहता है वैसा ना चाहता है। तुम भी आईएमएफ के कर्जे में हो, तुम भी आईएमएफ के प्रोग्राम में चल रहे हो और बांग्लादेश भी जैसा आईएमएफ चाहेगा वैसा ना चाहेगा। ये यूनुस की मजबूरी है। और चूँकि यूनुस डीप स्टेट का एजेंट होने की वजह से आईएमएफ ने एक ट्रांच तो रिलीज़ कर दी। लेकिन जो स्थिति बन रही है उसमें आईएमएफ भी एक स्थिति के बाद कुछ नहीं कर पाएगा। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो एक यूनुस साहब जो थे वो 2 चीज़ें उन्होंने पहले बोली। पहले उन्होंने बोला कि भई हम अपनी जितनी भी ट्रीटीज़ हैं भारत के साथ, हम उनको रिविज़िट करेंगे, हम उनकी फिर से स्क्रूटनी करेंगे।
अडानी के साथ पावर एग्रीमेंट हम फिर से देखेंगे। अडानी ने कहा, बिल्कुल देखिए जनाबे अली, पहले तो ऐसा कीजिए कि जो $100 मिलियन हर महीने बनते हैं ना, इसका वही 800 हो गया, ये इधर नज़र कीजिए, उसके बाद बात करेंगे, नहीं तो बिजली बंद कर रहे हैं हम। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, 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 ऐसा नहीं है, देखिए आप जो है ऐसा जुल्म मत कीजिए, हम थोड़ा बहुत आपको देते हैं और थोड़ा बहुत आगे देंगे। कह रहे नहीं, नहीं भैया, हम $100 मिलियन की बिजली दें आपको और आप हर महीने $20 मिलियन चुकाएँ, ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो जितनी आप चुकाएँगे, उसकी आधी हम बिजली अब दे देंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। कल हुज़ूर यूनुस जो है, वो घुटनों पे आ गए और उन्होंने कहा देखिए ऐसी बात है कि भारत के साथ तो हमको संबंध ठीक रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि भारत जो है, ना केवल हमारा एक बहुत बड़ा पड़ोसी है, भारत मेरा अकेला पड़ोसी है। अब ये इन्होंने जो कहा वो भी तथ्य ही है, क्योंकि म्यांमार के साथ तो इनकी जो सीमा है वो कोई 50 किलोमीटर के आसपास लगती है और बाकी जो 4086 किलोमीटर की सीमा है वो भारत के साथ लगती है। और म्यांमार का भी जो क्षेत्र लगता है वहाँ से ये केवल इम्पोर्ट करते हैं रोहिंग्या। अब इन्होंने ये भी कह दिया कि साहब कि हम रोहिंग्यास को बहुत फैसिलिटी देंगे, हम किसी रोहिंग्या को भगाएँगे नहीं, रोहिंग्या को बसाएँगे। तो इन्होंने अपने ऊपर एक और आफ़त ओढ़ ली है। अब बस इतना ही रह गया है अभी, जो बीच में बोल रहे थे कि साहब हम हिल्सा नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। भाई साहब हिल्सा का बायकॉट कर दिया पश्चिम बंगाल वालों ने, कहा तुम्हारी हिल्सा नहीं चाहिए। हम अपने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जो भी हिल्सा है उसे मैनेज कर लेंगे, तुम अपने आप रखो और तुम्हारे यहाँ किसी की औकात नहीं है कि ये हिल्सा खरीद के खा सके। इतनी महँगी होती है वो, कि तुम कंज़्यूम करो। हम थोड़ी बहुत महँगी ले लेंगे भारत में, लेकिन अब हम भारत की ही हिल्सा लेंगे, बांग्लादेशी हिल्सा का बायकॉट। लो जी। अब कह रहे हैं नहीं, 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 हमने ऐसा तो नहीं कहा था, वो तो हम देख रहे हैं, थोड़ा-सा है, हम वो बैलेंस करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आ गए घुटनों पर। वो अब कह रहे हैं कि साहब कि देखिए साहब कि हमें तो बहुत अच्छा वो चाहिए भारत से। चाइना से कह रहे हैं कि भई आप हमारे जो लोन्स हैं उसका इंटरेस्ट जो थोड़ा कम कर दीजिए प्लीज़, हमारी जो टेन्योर है उनकी वो थोड़ी बढ़ा दीजिए प्लीज़, प्लीज़। यूएस से भी यही कह रहे हैं। भारत ने तो बहुत कंसेशनल लोन दे रखे हैं, ग्रांट दे रखे हैं पता नहीं कितने। अभी तक भारत से और कुछ तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अरे हुज़ूर आला, ज अगर कोई हमसे गलती हो गई हो तो माफ़ करना, आखिरकार हैं तो हम तुम्हारे ही। लेकिन भारत को ज़्यादा इनके चक्करों में आना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि ये है वही डाक के 3 पात, इनका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता और भारत को इस पूरे सिस्टम में या पूरा जो तमाशा हुआ है, जो पूरा केओस हुआ है, उसमें से अपनी अपॉर्च्युनिटी ढूँढ लेनी चाहिए। वैसे तो ऐसा करना चाहिए कि ये आपका ईस्ट बंगाल इस स्थिति में पहुँच जाए कि जैसा भारत कहे वैसा भारत मनवा सके। वो इंदिरा गांधी वाली गलती नहीं होनी चाहिए कि 93,000 कैदी छोड़ दिए और बदले में कुछ नहीं मिला। इस बांग्लादेश को, इस नाशुक्रे को, इसको रगड़ो, क्योंकि इसकी पूरी पब्लिक जो है वो भी रेडिकलाइज्ड है। तो इसलिए किसी तरह की कोई इनके साथ में रियायत करने की, मुरव्वत करने की, कंसेशन करने की, दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। घुटनों पे आ गए हैं, अब नाक रगड़ दें, उसके बाद फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।